everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी कुछ इस वीकेंड में जो मैचेस हुए के रिजल्ट्स के बारे में और इन रिजल्ट्स का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। बहुत सारी स्टोरीज आ गई हैं, बहुत सारी स्टोरीज सुनने को मिली हैं, तो चलो बात करते हैं इस एपिसोड में इन सब चीजों की। लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे इस बार इस एपिसोड में चेल्सी की। चेल्सी इस बार एस्टन विला से अपने होम ग्राउंड में मैच हार गया। बहुत टाइम से इतने सारे एपिसोड में हम चेल्सी की, पॉटर की, ये वो सब बात कर रहे हैं। क्या पॉटर फिट बैठते हैं चेल्सी में? नहीं, क्या नहीं बैठते, क्या नहीं करते हैं, ये वो सब पॉटर की इतनी बातें हो रही थी कि फाइनली वो चीज आई गई जिसके लिए बहुत सारे चेल्सी फैंस इतने टाइम से कह रहे थे। नाउ चेल्सी लॉस्ट टू एस्टन विला। मैच कुछ नहीं था इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स, चेल्सी डोमिनेट किया, लेकिन एस्टन विला ने भी अच्छा खेला। उनाई एमरी ने काफी अच्छे से अपनी टीम को सेटअप किया था और चेल्सी को चांसेस भी मिली, प्लेयर्स को जो उन्होंने मिस भी की। लेकिन इन दी एंड क्या हुआ, चेल्सी मैच हार गई और बॉटम हाफ में चली गई टेबल के। 11th हो गई और बहुत सारे जोक्स भी आने लगे कि चलो चेल्सी कहीं तो टॉप कर रही है, बॉटम में तो टॉप कर रही है, सेकेंड हाफ ऑफ द टेबल में टॉप कर रही है, कुछ भी बोलने लग गए लोग। और चेल्सी फैंस सीरियसली पिस ऑफ हो गए, सारे चैनल सब, और कहने लगे कि पॉटर को अब निकाल देना चाहिए, वो आउट ऑफ डेप्थ है इस क्लब में। और उसके बाद इतना सुनने के बाद बाय द वे पॉटर ने कुछ स्टेटमेंट्स भी दे दी थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिससे लोग खुश नहीं थे। तो अब बात यहां तक आ गई कि अब हद हो गई कि चेल्सी अब बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में चली गई है और इट्स वेरी वेरी डिसहार्टनिंग टू सी अ टीम इट हैज स्पेंट सो मच मनी लेकिन कुछ नहीं कर पा रही। तो अब कंफ्यूजन बढ़ गई, लोग सैक मांगने लगे, हल्ला करने लगे और तब फैब्रिज़ियो रोमानो ने एक ट्वीट किया कि भाई अभी क्या हो रहा है कि डिस्कशंस चल रहे हैं इंटरनली बोर्ड में और ओनर्स में, पार्ट ओनर्स जो है, को ओनर्स टॉड बोली और पेता इकबाली में, कि भाई क्या करें इस सिचुएशन का। चल रहे हैं। तो फिर उसके बाद सडनली न्यूज आती है, बाकी बेन जेकब्स वगैरह ने तो कह दिया था कि अभी सब ठीक है। सडनली एक फिर न्यूज आती है, क्लब स्टेटमेंट आई जाती है कि चेल्सी हैज सैक्ड ग्रैहम पॉटर और ग्रैहम पॉटर का आधा स्टाफ चला गया है। और आई थिंक आधा स्टाफ अभी है बिकॉज उन्हीं के स्टाफ में से कोई अभी एक इंटरिम कोच है जो आई थिंक कुछ मैचेस तक रहेंगे जब तक कोई नया कैंडिडेट नहीं आ जाता। इस नए कैंडिडेट और पॉटर की सैकिंग के बारे में हम अपने टॉकिंग पॉइंट में अभी सेगमेंट में बात करेंगे, बट अभी के लिए चेल्सी प्लेड रियली पुअरली इन दिस मैच एंड ऐसा लग ही नहीं रहा था कोई भी इंप्रूवमेंट है, कुछ भी है, कुछ गेम प्ले है। इतनी टैलेंटेड टीम होने के बावजूद भी, ऑल्दो मुद्रिक ने चांसेस मिस किए जिसके लिए उनको भी काफी सुनना पड़ा, जॉ फिलिक्स के पास कुछ चांसेस थे उन्होंने मिस किए, लेकिन अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की जो कमी अभी जो है चेल्सी में वो साफ नजर आ रही है। और इन प्लेयर्स को ट्यून कैसे करना है वो पॉटर नहीं कर पा रहे हैं। उनके सब्स्टिट्यूशंस, बेसिकली फैंस जो सबसे ज्यादा गुस्से में थे वो ये थे कि सब्स्टिट्यूशन इतने गंदे होते हैं, इतने अजीब से होते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। रीस जेम्स राइट सेंटर बैक में खेल रहे थे और राइट विंग बैक में ऑलमोस्ट रूबेन लॉफ्टस-चीक को खिलाया जा रहा था, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सबको पता है कि ऑल्दो फोफाना इंजर्ड है लेकिन चालुबा अवेलेबल है, तो उनको आप राइट सेंटर बैक पोजीशन में खिला सकते हो और आप रीस जेम्स को राइट विंग बैक खिला सकते हो। लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ इन दी एंड, चाहे स्टैट्स हो चाहे एक्सजी कुछ भी ले लो आप, इसकी पॉटर बात करते हैं, वो हाई होने के बावजूद भी इन दी एंड मैच हार गए। मैच में कुछ बचा ही नहीं था तो क्या डिस्कस करते। पॉटर फायर हो गए और अब नए कोच की तलाश जारी है जिसके बारे में हम बात करेंगे टॉकिंग पॉइंट में। तो ये था चेल्सी की हार और पॉटर का फायरिंग। अब हम बात करते हैं चेल्सी के प्रीवियस कोच और उनकी जीत के बारे में। जी हां, बायर्न ने द क्लासिकर जीत लिया, 4-2 से डॉर्टमुंड को हरा दिया। एक टाइम पे 5-0 हो सकता था लेकिन एक गोल को स्कोरिंग नहीं दिया गया और उसको मतलब रूल कर दिया गया, मतलब उसको
रूल आउट कर दिया गया, तो उसकी वजह से बायर्न म्यूनिख डॉर्टमुंड को 4-0 से हरा पाया। अब थॉमस टूचल के आने से हुआ या बायर्न के खुद से हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन टूचल के लिए ग्रेट शुरुआत है ये, क्योंकि ये डर क्लासिकर बहुत जरूरी था उनके लिए जीतना। अब बायर्न म्यूनिख ने अपनी क्लास, अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है। तो they were playing the squad, थॉमस मुलर का जो गेम था उससे ये पता लग रहा है कि बायर्न म्यूनिख अंडर थॉमस टुचल कैन बी अ रियली पोटेंट फोर्स, स्पेशली इन द चैंपियंस लीग। तो अब ये देखना है कि क्या टुचल अपनी इस बायर्न टीम से, जिसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है, मैनचेस्टर सिटी को हरा पाते हैं, क्योंकि उनका अगला मैच अब मैनचेस्टर सिटी के साथ है। और अब ये देखना है कि टुचल के अंडर ये बायर्न कितना अच्छा परफॉर्म करती है। टुचल अभी बहुत हम्बल तरीके से बिहेव आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जाके फैंस के साथ सेलिब्रेट नहीं किया, उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि अभी 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 नागल्समैन गए हैं, फैंस को अभी भी वो अच्छे लगते थे, तो मैं नहीं चाहता कि अभी कुछ ब्रेक हो और मैं बीच में आऊं, उससे बहुत एरोगेंट लगेगा शायद, इसी वजह से तो अभी वो चाहते नहीं है। तो वो चाहते थे कि टीम जीते और प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें और प्लेयर्स के अंदर अच्छी फीलिंग आए। तो अ फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर थॉमस टुचल एंड एफसी बायर्न म्यूनिख। जब थॉमस टुचल फायर हुए थे चेल्सी से, मुझे नहीं समझ में आया था क्यों, क्योंकि उन्होंने भी रीसेंट इंटरव्यू में कितना कुछ कह दिया था। बायर्न में उनसे पूछा गया था कि आपको चेल्सी फायरिंग के बाद कैसा लगा था, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग वहां पे कुछ डेवलप करना चाहते थे, कर रहे थे, अच्छी फीलिंग थी, आई लव चेल्सी, फैंस यूज्ड टू लव हिम, लेकिन अनएक्सपेक्टेड हो गया उनके लिए भी, क्लब के लिए भी, सबके लिए, प्लेयर्स के लिए, जब उनको निकाला गया। तो आई फील फॉर ऑल द चेल्सी फैंस जो ये इंटरव्यू सुन के थोड़े रोए भी होंगे, लेकिन उनको बुरा भी लग रहा होगा। लेकिन ऑफ कोर्स थॉमस टुचल इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड एलीट मैनेजर, एलीट कोच, तो इवेंचुअली उनको बड़ी जॉब मिली गई। लेकिन चेल्सी में अगर वो अभी रहते तो शायद कुछ कर पाते विद दिस क्वालिटी ऑफ स्क्वाड। तो बायर्न म्यूनिख के लिए फैंटास्टिक वापसी। अब ऐसा लग रहा है कि बायर्न म्यूनिख अंडर थॉमस टुचल स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बिल्डअप करेगी और धीरे धीरे करके इस बार के जो बुंडेसलीगा है उसके टाइटल पे कब्जा कर लेगी। ऑल्दो मैं अभी डॉर्टमुंड को और यूनियन बर्लिन को रूल आउट नहीं करूंगा, लेकिन बायर्न अंडर थॉमस टुचल would be very hard to stop, especially in Bundesliga, ये मेरा ओपिनियन है। तो टैक्टिकली तो मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा इस मैच की। इस मैच में उन्होंने, थॉमस टुचल ने अपना सेटअप अच्छा किया था और बाद में थॉमस मुलर ने अपना जादू दिखाई दिया और बढ़िया गोल करके बायर्न म्यूनिख को ये मैच जिता दिया। ऑल्दो कोबेल्क ने बहुत सारी मिस्टेक्स जरूर करी, लेकिन मिस्टेक्स होती हैं, वो वर्ल्ड क्लास गोलकीपर हैं और बहुत अच्छा खेले हैं इस सीजन में, लेकिन मिस्टेक्स हो जाती हैं इतने प्रेशर वाले मैच में, और उस मिस्टेक का फायदा उठाना दूसरी टीम को चाहिए, जो कि बायर्न म्यूनिख ने किया एंड दे वन द मैच। तो कोबेल के मिस्टेक्स के बावजूद भी थॉमस मुलर ने बहुत अच्छा खेला, सारी बायर्न म्यूनिख टीम ने अच्छा डोमिनेट किया एंड दे वन द मैच बिकॉज दे डोमिनेटेड द मैच। तो टुचल ने अपनी छाप छोड़ दी, बायर्न म्यूनिख डर क्लासिकर जीत गई, एंड from that we move on to another team which is almost similar to Chelsea when it comes to form। यहां हम बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल की स्पेशली। ना मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को 4-1 से हरा दिया, जबकि लिवरपूल ने लीड ले ली थी उस मैच में। लेकिन जब मैनचेस्टर सिटी ने उसका कमबैक गोल किया तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लिवरपूल गेम में है भी। एक तो एतिहाद में हो रहा था, दूसरा वो गोल से सडनली हो गया, वो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन उसके बाद जो मैनचेस्टर सिटी फॉर्म में आई, धीरे धीरे करके उन्होंने बिल्डअप किया और जो गोल किया वो लेवल करने के लिए जबरदस्त गोल था। और उसके बाद ऐसा डोमिनेट किया लिवरपूल को कि लिवरपूल कहीं भी शो अप नहीं की। लिवरपूल का डिफेंस पुअर, लिवरपूल का मिडफील्ड वाज नोवेयर टू बी फाउंड, लिवरपूल के स्ट्राइकर्स कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक डल टीम लग रही है लिवरपूल, और वो पूरी तरीके से हार गई। और वो डिजर्व भी करती थी इस मैच में, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने कंप्लीटली डोमिनेट किया ये मैच।
और पूरी तरीके से लिवरपूल को हरा दिया। इमेजिन अर्लिंग हालैंड इस गेम में होते, अर्लिंग हालैंड इस गेम के लिए नहीं फिट थे, लेकिन अगर वो होते तो लिवरपूल की तो पहले ही आफत आ गई होती। लेकिन उनके ना होने के बावजूद भी मैनचेस्टर सिटी ने जो धोया है लिवरपूल को, मतलब लिवरपूल को सीरियसली अब कंसिडर करना पड़ेगा हेवी इन्वेस्टमेंट, स्पेशली इन द मिडफील्ड। जूड बेलिंगम को लेके आओ, फ्रैंकी डियोंग को लेके आओ, किसी को भी लेके आओ, बढ़िया करो, और उनको अपने डिफेंस को भी रिफ्रेश करना पड़ेगा। बहुत ही पुअर खेल रहे हैं, स्पेशली अलेक्जेंडर आर्नल्ड और उनके मतलब बाकी डिफेंडर्स भी, वैन डाइक भी बहुत ही बेकार खेल रहे हैं। तो उनको कुछ तो करना पड़ेगा, किसी को तो उनको लेके आना पड़ेगा और उनको compete करना पड़ेगा। अगर उनको compete करना है तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो एक प्लेयर को लाके खड़ा कर देंगे और कहेंगे लो भाई क्लॉप तुम संभाल लो, ऐसा नहीं। क्योंकि और टीम्स अभी इस नेक्स्ट सीजन में काफी स्पेंड करेंगी। चेल्सी ने ऑलरेडी कर दिया है, आर्सेनल ऐड करेगी, मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐड करेगी, सिटी अपने स्क्वाड में ऐड करेगी प्लेयर्स। तो लिवरपूल को चाहिए कि उनके मिडफील्ड और डिफेंस को वो रिफ्रेश करे। वैन डाइक को एक नया पार्टनर चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, सो दैट ही कैन हेल्प आउट वैन डाइक। और लिवरपूल को दो अच्छे मिडफील्डर्स चाहिए। आई थिंक जॉर्डन एंडरसन का और कुछ प्लेयर्स का इनका टाइम अप हो चुका है, इनको हटा देना चाहिए, उनकी जगह कोई नए बंदे को लाना चाहिए। वैन डाइक को कैप्टन बना दो एंड देन यू प्ले, बिकॉज रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे हैव, दे जस्ट नीड अ गुड मिडफील्ड, दे जस्ट नीड वन प्रोग्रेसर लाइक अ रैंडम टाइप ऑफ प्लेयर, one box to box progressor and one defensive midfield। तो लिवरपूल को ये बहुत जरूरत है और लिवरपूल इसके बगैर अच्छा नहीं खेल पाएगी। क्लॉप बिल्कुल मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, खुद भी बहुत डीमोटिवेटेड से लग रहे हैं। लेकिन आई थिंक अब क्लॉप यही सोच रहे होंगे कि ये सीजन किसी तरीके से निकल जाए और फिर मैं अगले सीजन में लिवरपूल को देखता हूँ। तो देखते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट लिवरपूल करते हैं समर में। बहुत जरूरी होगा, क्रूशल होगा अगर उनको अब टॉप 4 के लिए कम्पीट करना है। अब तो मैं टाइटल की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉप 4 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि और टीम्स अब बहुत अच्छी हो गई हैं। तो देखते हैं कि लिवरपूल कितना कम्पीट करेगी, कितना स्पेंड करेगी, बिकॉज एफएसजी ने ऑलरेडी ये डिसाइड किया है कि वो नहीं बेच रहे और एफएफजी आर नॉट नोन टू बी बिग स्पेंडर्स। तो देखते हैं कितना सपोर्ट करेंगे, कितना हेल्प करेंगे एंड क्या क्या वो लिवरपूल को देंगे समर में। तो इन अभी के लिए मैं लिवरपूल की ज्यादा बात भी नहीं करूंगा। दे वर बीटन बैडली and they were completely outplayed in this match and they deserve to lose, simple as that, they deserve to lose and Manchester deserve to win। ठीक है, तो ये था ये मैच का। अब हम एक और इम्पोर्टेंट मैच के बारे में आ जाते हैं, बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गया। अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड को अभी रिसेंट में नहीं क्या हो गया है, लेकिन वो फिर से उनके की प्लेयर्स के इंजरी होने की वजह से वो अच्छा नहीं खेल पा रहा है। कैसेमिरो के बगैर वो बहुत ही एवरेज टीम है, बहुत ही बेकार खेलती है। और ऑल्दो एरिक टेन हाग कोशिश करते हैं अच्छा खिलाने की, लेकिन उनके पास वो भी जानते हैं कि प्लेयर्स नहीं है एंड मैनचेस्टर टीम नीड्स टू स्पेंड हेविली ऑन समर ट्रांसफर्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस मैच में बहुत ही बेकार खेला और न्यूकासल डिजर्व टू विन द मैच। न्यूकासल के कुछ अटैक्स इतने बढ़िया थे कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो न्यूकासल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड चल रहा है। Newcastle were the dominating team. They were playing really good team फुटबॉल गेम। वो डिफेंस अच्छा कर रहे थे, मिडफील्ड को डोमिनेट कर रहे थे और अटैक भी उन्होंने बहुत बढ़िया करे। ऑल्दो अगर आप देखो तो न्यूकासल के पास भी बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है, बट द वे दे प्ले, एडी हाउ ने उस टीम को बहुत अच्छा सेटअप किया, जिसकी वजह से वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोई भी अटैक पहले तो रोक दे रहे थे और मिडफील्ड में उनको बॉल पोजीशन नहीं दे रहे थे। उसके बाद क्या हुआ नतीजा कि जब न्यूकासल को चांस मिला तो उन्होंने स्कोर किया और ये मैच इजीली कंफर्टेबली जीत लिया। यहां पे मैं देख रहा हूं कि बिकॉज ऑफ कैसेमिरो के अवेलेबिलिटी नहीं है, मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्रूनो फर्नांडिस से बहुत ज्यादा काम करा रहा है और ब्रूनो फर्नांडिस से इतना ज्यादा काम कराने की वजह से उसको मिडफील्ड में वो पोटेंशियल नहीं मिल पा रही है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास इंजरी इश्यूज भी है, प्लस उनके पास प्लेयर क्वालिटी इश्यूज भी हैं। आई थिंक उनको अगर कंपीट करना है तो उनको अगले समर इसमें बहुत स्पेंड करना पड़ेगा ट्रांसफर विंडो में एंड दे नीड टू गेट गुड मिडफील्डर्स, दे नीड टू मेक अ कंपीटेंट स्क्वाड। एरिक टेन हाग इसमें इस प्रीमियर लीग में कंपीट कर पाए, क्योंकि आप जानते हो बहुत सारी टीम्स अब कंपीट करने की कोशिश करेंगी और आगे आने की कोशिश करेंगी एंड दे विल ट्राई टू आउटविट ईच अदर एंड ट्राई टू गेट दोस 4 चैंपियंस लीग स्पॉट्स।
तो देखते हैं कि क्या होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, बट अभी के लिए उनके पास डेप्थ नहीं है, मिडफील्ड बहुत ही पुअर है, और ड्यू टू ओवर वर्किंग ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस वो अच्छा नहीं खेल पा रहे, और एरिक टेन हाग को एक जल्दी चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपनी पोजीशन से हाथ नहीं धोना चाहिए। अभी वो एक अच्छी पोजीशन में है टू रिटेन चैंपियंस लीग फुटबॉल, और घटिया परफॉर्मेंस के साथ, गंदी लॉसेस के साथ ऐसा ना हो कि वो पीछे हो जाए और स्पर्स और दूसरी टीम्स उनको कैचअप कर लें। तो देखते हैं क्या होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। और ये बड़ा ही गंदा दिन था, बहुत ही गंदा मैच था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। मैं ज्यादा टैक्टिकली भी नहीं बात कर सकता इस मैच के बारे में, क्योंकि इसमें कुछ टैक्टिकली मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्यादा कुछ किया ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाया इसमें। मिडफील्ड का बैटल उन्होंने कंप्लीटली लूज कर दिया और अटैक्स को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो इंजरी प्रॉब्लम्स और हेवी स्क्वाड इन्वेस्टमेंट ही मैनचेस्टर यूनाइटेड को आगे बचा सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम टॉकिंग पॉइंट्स, और इन टॉकिंग पॉइंट्स में 2-3 मेजर टॉकिंग पॉइंट्स इसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज, जैसा पहले डिस्कस किया था, ग्राहम पॉटर को फायर कर दिया गया है, और अब ग्राहम पॉटर चेल्सी जॉब से बाहर हो चुके हैं। तो व्हाट नेक्स्ट फॉर ग्राहम पॉटर एंड व्हाट नेक्स्ट फॉर चेल्सी? नाउ द थिंग इज, ग्राहम पॉटर की जो फायरिंग हुई है ना, वो एक और फायरिंग्स के बाद हुई थी, जो की थी लेस्टर सिटी की ब्रेंडन रॉजर्स की फायरिंग। लेस्टर सिटी भी ब्रेंडन रॉजर्स के अंदर अच्छा नहीं खेल पा रही, और फाइनली उन्होंने एग्री कर लिया और ब्रेंडन रॉजर्स वहां चले गए। तो क्या क्या ग्राहम पॉटर ब्रेंडन रॉजर्स की प्लेस ले सकते हैं लेस्टर सिटी में? क्योंकि ग्राहम पॉटर के लिए बोला जा रहा है कि वो इंग्लैंड की नेक्स्ट जॉब के लिए भी ठीक है, और वो मतलब लेस्टर सिटी की भी जॉब ले सकते हैं, और एक मिड टेबल टीम को अच्छा कर सकते हैं। वो ग्राहम पॉटर में कैपेबिलिटी है। ही इज अ प्रीमियर लीग लेवल मैनेजर, बट फॉर अ टीम लाइक ब्राइटन और लेस्टर सिटी। तो ग्राहम पॉटर क्या लेस्टर सिटी जाएंगे, क्योंकि वहां से ब्रेंडन रॉजर्स को हटा दिया गया है? क्या वो इंग्लैंड की जॉब एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि ऐसा बहुत हो रहा है कि चॉपिंग चेंजेस, मैनेजर एक दूसरे की प्लेसेस में जा रहे हैं। तो क्या क्या ग्राहम पॉटर लेस्टर सिटी के लिए अच्छे रहेंगे? क्या ग्राहम पॉटर लेस्टर सिटी को आगे बढ़ा पाएंगे? क्या वो एक मिड टेबल मैनेजर है? क्या उनका गेम प्ले देखने को पता लगेगा? ये सब अभी रिसेंट में पता लगेगा कि क्या होगा। अभी बहुत ही फ्रेश है ग्राहम पॉटर की फायरिंग, और इमीडिएट जॉब पकड़ना भी ग्राहम पॉटर के लिए प्रायोरिटी हो सकती है। तो लेस्टर सिटी की जॉब अवेलेबल है, ग्राहम पॉटर इज अवेलेबल, तो लेस्टर सिटी माइट गो फॉर ग्राहम पॉटर। दिस इज माय इंट्यूशन। और आपको क्या लगता है, क्या ग्राहम पॉटर लेस्टर सिटी जाएंगे? क्या वो जॉब एक्सेप्ट करेंगे? मेरे हिसाब से ग्राहम पॉटर लेस्टर सिटी को एक डिसेंट रन ऑफ फॉर्म में ला सकते हैं, एंड ही कैन विन विद लेस्टर सिटी। तो ब्रेंडन रॉजर्स फायर हो गए हैं, ब्रेंडन रॉजर्स वर नॉट डूइंग वेल, और दो उसमें उनकी गलती नहीं है। ब्रेंडन रॉजर्स अ गुड मैनेजर, एंड ही वाज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ब्रेंडन रॉजर्स उस टीम को मोटिवेट नहीं कर पाए, अच्छा नहीं करा पाए, और आफ्टर 4 years ब्रेंडन रॉजर्स हैज लेफ्ट लेस्टर, और अब लेस्टर के पास अपॉर्चुनिटी है ग्राहम पॉटर टाइप के मैनेजर को कवर करने की, लेने की, अपने टीम को वापस अच्छी फॉर्म में लाने की। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। आपको लेस्टर सिटी जरूरी नहीं है ग्राहम पॉटर के पास ही जाए, वो किसी दूसरे यंग मैनेजर के पास भी जा सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ यंग मैनेजर्स अवेलेबल हु कैन जॉइन लेस्टर। एमरिन है, अदर एमरिन से मैं चेल्सी भी बात करिए, लेकिन एमरिन है तो कुछ भी वो ट्राई ले सकते हैं। एंड ग्राहम पॉटर इज वन ऑफ द ऑप्शंस बिकॉज ही हैज जस्ट बीन फायर्ड फ्रॉम चेल्सी। तो देखते हैं कि लेस्टर क्या डिसाइड करता है, और ग्राहम पॉटर भी क्या लेस्टर जॉब लेते हैं, या फिर वो कंट्री के बाहर लेते हैं, या फिर इंग्लैंड के नए कोच बन जाता है। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट प्लीज गिव द इंग्लैंड जॉब, ही कैन डू वेल, बिकॉज इंग्लैंड में टाइम मिलता है, एंड ही कैन डू वेल एंड ही कैन मैनेज इंग्लैंड बेटर देन गैरेथ साउथगेट। तो देखते हैं कि पॉटर कहाँ जाते हैं, देखते हैं लेस्टर क्या लेते हैं। बात आई चेल्सी की, तो चेल्सी आफ्टर पॉटर आई थिंक विल टेक टाइम। There are a few managers who are available out of contract, and there are a few managers which can be drawn out of the contract if Chelsea want. So Chelsea को अब देखना है, इनकी जो नई टीम आई है अब चेल्सी की, उनको देखना है कि वो क्या कर सकते हैं। और तो रिपोर्ट से आ रही हैं, फैब्रिज़ियो रोमानो भी यही कह रहे हैं कि जूलियन नागल्समैन बिकॉज ऑफ द क्रिस्टोफर विवेल फैक्टर, उनकी वजह से जूलियन नागल्समैन इज द फेवरेट। बट they are also saying that लुइस एनरिके के भी बहुत फैंस हैं चेल्सी बोर्ड में, और लुइस एनरिके भी एक कैंडिडेट बन के आ सकते हैं। तो
यूलियन नागल्समैन, लुइस एनरिके, देन देयर इज पॉच आल्सो, लेकिन पॉच को ऐसा सुनने में आया कि अभी तक अप्रोच नहीं किया गया है. देन देयर इज अमोरिम, हु इज अ वेरी गुड मैनेजर फ्रॉम पोर्चुगल थिंक, और भी कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो हमें नहीं पता, जिनको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर लाया जा सकता है. बस दीज 3 मैनेजर्स आर राइट नाउ आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड यू थिंक कि इनमें से ही किसी को लिया जाएगा. Julian Nagelsmann is a new manager, new kind of manager, very good tactical manager, but he is similar to Graham Potter in a way that he is a different sort of a manager, tactical manager, जो अपनी टीम को tactically अच्छा सेटअप करने का सोचते हैं. Then there is Luis Enrique, a born winner who plays tiki-taka style and who wants to come into the Premier League. He has already said he's a proven winner, he's a very good manager and he wants to compete with the elite teams and elite managers in the Premier League. उसके अलावा पॉच को आप सब जानते ही हो कि पॉच एक टीम को अच्छा सेटअप करते हैं, ही प्लेस अटैकिंग फुटबॉल, और टॉटनहम में भी अगर उनको अच्छा बजट मिल जाता तो वो टीम को और अच्छा कर सकते थे. बट ही इज अ गुड मैनेजर, इफ गिवन अ गुड टीम ही कैन रियली मेक देम प्ले वेल. तो चेल्सी के पास स्क्वाड बहुत अच्छा है और कोई भी मैनेजर इस स्क्वाड को अच्छा कर सकता है. इफ ही इज एक्सपीरियंस, इफ ही इज कंपोज्ड, if he knows what he's doing, he'll be able to change this squad. देखते हैं चेल्सी किसके लिए जाती है. आप भी मुझे आप कमेंट्स में बताना कि चेल्सी क्या नागल्समैन के लिए जाएगी, क्या लुइस एनरिके के लिए जाएगी, या फिर वो पॉच के लिए जाएगी जो ऑलरेडी प्रीमियर लीग में है थे. तो इन 3 मैनेजर्स के अलावा और कौन सा मैनेजर है जिसके लिए चेल्सी को जाना चाहिए या कंसिडर करना चाहिए, टू आस्क. तो गाइस ये थी चेल्सी, लेस्टर और ग्रैहम पॉटर की बात. और अब फाइनली हम बात कर लेते हैं एक और टॉपिक की जो अभी हॉट टॉपिक बनता जा रहा है, पोटेंशियल रिटर्न ऑफ लियोनेल मेसी टू बार्सिलोना. बार्सिलोना के रिसेंट में कुछ खबरें आई हैं, कुछ ऐसी बात चल रही है कि वो लियोनेल मेसी के एजेंट से, लियोनेल मेसी की टीम से बात कर रहे हैं फॉर अ पोटेंशियल रिटर्न. नाउ ये दोनों पार्टीज के लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि लियोनेल मेसी बार्सिलोना में आए, क्योंकि अगर लियोनेल मेसी बार्सिलोना में आएंगे तो बार्सिलोना के मर्च, बार्सिलोना का टिकट सेल सब कुछ बढ़ेगा और बार्सिलोना विल बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड. लियोनेल मेसी वैसे भी पीएसजी में खुश नहीं लग रहे, पीएसजी बेकार खेल रही है, पीएसजी में आई थिंक अब एम्बापे भी खुश नहीं लग रहे हैं, तो पीएसजी वैसे ही टूटने वाली है. दे डोंट लाइक द मैनेजर ऑल्सो and they've lost a lot of games. तो PSG का वैसे भी सीन अच्छा नहीं चल रहा है and PSG has offered him a contract Messi, but Messi has not agreed to their terms, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में भी उन्होंने अग्री नहीं किया है. तो इससे ये दिख रहा है कि मेसी कैन कम टू अ प्लेस लाइक बार्सिलोना, कैन रिटर्न टू मेक, कम पैसे में आ जाएंगे और बार्सिलोना को एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे, उन्हें फाइनेंशियली अच्छा करने की कोशिश करेंगे. और लियोनेल मेसी के आने से जो बार्सिलोना के अभी जो एक क्लाउड ऑफ सैडनेस है वो हटेगा और मेसी के आने से चीजें अच्छी होंगी. तो मेसी कुड बी समवन हु कुड चेंज बार्सिलोना's image, बार्सिलोना's revenues and बार्सिलोना's image जो अभी उनकी खराब चल रही है, उनको इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं लियोनेल मेसी. उनकी शर्ट सेल्स, उनके आने से जो बार्सिलोना को और स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी, तो बहुत सारी चीजें मेसी ऑफर करते हैं. एंड सुनने में ऐसा आ रहा है कि बार्सिलोना इज इन कॉन्टैक्ट विद मेसीज एजेंट्स, मेसीज टीम टू गेट हिम बैक टू कैंप न्यू. सबसे बड़ी स्टोरी होगी ये समर की अगर मेसी एक करते हैं. तो देखते हैं क्या होता है, क्या मेसी बार्सिलोना में आते हैं, क्या उनके आने से सडनली तो नहीं, बट बार्सिलोना की जो पूरी इमेज है, जो पूरा उनके ऊपर जो इतने सारे फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं, ये तो हमें पता लगेगा उनके आने के बाद. तो गाइस देखते हैं what happens to him, what happens to Tuchel, what happens to Graham Potter, what happens to Tuchel also in Bayern Munich, what happens to Leicester, Brendan Rodgers, there are so many things. अभी स्पर्स ने भी मैनेजर हायर नहीं किया, देखते हैं, बहुत सारी स्टोरीज आएंगी. फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, हम जहाँ पे अपडेट्स डालते रहेंगे. एंड अगर हमें लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट आया है एंड वी कैन मेक अनदर एपिसोड दिस वीक, तो हम वो भी करेंगे. एंड वी विल सी, अगर जब भी चेल्सी को हायर करती है, वी विल मेक आवर फर्स्ट start pack video where we will talk about how this manager will be able to change Chelsea or a big team. तो देखते हैं guys क्या होता है, आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा.
तब तक के लिए ये था हमारा एपिसोड। कैसा लगा आपको आप बता देना। इंपॉर्टेंट चीजों के हमने ओपिनियन दे दिया आपको, एंड वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस एपिसोड। तो चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए हम सोशल को फॉलो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड आवर वीडियो मिस्टर फुटी क्यूरियस। अगली वीडियो से पहले मैं आपसे इजाजत लेता हूं। तब तक के लिए बाय बाय।